1976 इंडिया इमरजेंसी। एक इंसान ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर कहता है फाइन मत करो, स्टरलाइजेशन या नसबंदी करवा लो। ये हुआ इंडिया में आज से 50 साल पहले। 16 अक्टूबर 1976 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। 25 लोगों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया। किस लिए? क्योंकि वो मास स्टरलाइजेशन या नसबंदी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2024 में एक पीयर रिव्यूड स्टडी पब्लिश हुई। उसने ये बताया कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर इमरजेंसी के दौरान नसबंदी या स्टरलाइजेशन बहुत ही तीव्रता से की गई, वहां पर नॉर्मल एवरेज के मुताबिक क्राइम 7% बढ़ा और रेप के केसेस 22% एक्स्ट्रा बढ़े कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। एक ट्रॉमा ने दूसरे ट्रॉमा को जन्म दिया। एक इंसान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की वेट कर रहा है। पुलिस आती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वजह के उसको उठा के ले जाती है। कुछ घंटों बाद पता लगता है कि वो इंसान ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लेटा हुआ है और उसकी स्टरलाइजेशन या नसबंदी होने वाली। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डिस्टोपियन नॉवल का प्लॉट नहीं है। ये हुआ इंडिया में एग्जैक्टली 50 साल पहले, अप्रैल 76 के अंदर और उसके आसपास के टाइम में। वार्ता विद शुभित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के उस घिनौने और दर्दनाक पहलू को जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया या फिर डर के मारे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो बात शुरू होती है 25 जून 1975 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और उसकी वजह क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग के मुताबिक ये कहा कि 71 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़े थे वो करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके लड़े थे और वो जीते थे, इसलिए वो इलेक्शन नल एंड वॉइड थे। कुर्सी जा रही थी। उनका आंसर था इमरजेंसी थोप दो पूरे देश पे। प्रेस बंद, इलेक्शंस रोक दिए गए या कैंसिल कर दिए गए, सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई। मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया। लेकिन इमरजेंसी का एक और चेहरा था जो कैमरा से परे था और वो न्यूज़पेपर्स में भी उस टाइम पे डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि प्रेस तो बंद कर दी गई थी। वो चेहरा था नसबंदी का, मास स्टरलाइजेशन का। और इस चेहरे को डिज़ाइन किया एक ऐसे इंसान ने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ना वो एमपी थे, ना वो एमएलए थे, ना वो कोई ब्यूरोक्रेट थे या कोई आईएएस थे। उनको पावर मिली थी अपनी माता से विरासत में। वो इंसान थे संजय गांधी। उनको अपनी पावर मिली अपनी माता इंदिरा गांधी से। ऑफिशियल कुछ नहीं था, बट इन रियलिटी ही वॉज द वन रनिंग द शो। अप्रैल 1976, एग्जैक्टली 50 ईयर्स अगो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर होती है जिसके अंतर्गत एक ऐसा टारगेट अचीव करने के बारे में बात की जाती है जो आप विश्वास नहीं कर सकते। एक साल 12 महीने के अंदर 4.3 मिलियन लोगों की स्टरलाइजेशन का काम करना था, यानी कि एक साल में 43 लाख लोगों की नसबंदी। आप आज की पॉपुलेशन इंडिया की जो 140 करोड़ है उसमें भी अगर ये सोचेंगे तो इट वुड बी अ बिग शॉक। सोचिए आज से 50 साल पहले क्या हाल था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अपनी पावर्स को डिवाइड करा हुआ है सेंटर और स्टेट में। सेंटर के पास इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए। स्टेट के पास कई पावर्स हैं जैसे कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और साथ में फैमिली प्लानिंग। इंडिया का 42nd अमेंडमेंट जो हिस्टोरियंस के हिसाब से अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है वो किया गया। वो पावर जो स्टेट के पास थी उसे उठा के सेंटर को दे दिया गया ताकि स्टरलाइजेशन का जो पूरा ये गेम है, ये पूरा प्रोसेस है, वो बड़ी आराम से चल सके। और फिर शुरू हुआ कोटा सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर जाता था चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ से ऑर्डर जाता था आईएएस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास, वहाँ से सरपंच, तहसीलदार, पटवारी, इवन गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स तक कोटाज गए कि आपको इतने लोगों को स्टरलाइजेशन करवानी है, वेसेक्टोमी करानी है। यहाँ पर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई
जो सैलरी ड्रॉ कर रहा था, ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सैलरी ड्रॉ कर रहा था, उसे बोला गया आपको कोटा दिया जाता है, इतने लोगों की स्टरलाइजेशन करो। टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज रोक दी गई कि आप अगर इतने लोगों की स्टरलाइजेशन नहीं करवाएंगे अपने नाम के अंडर तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको इलाज कराना है, आपको राशन कार्ड अपडेट कराना है, आपको लाइसेंस बनवाना है, कोई भी गवर्नमेंट का काम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें नसबंदी का सर्टिफिकेट मांगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, जो सरकारी सर्कुलर्स थे उनमें ये चीज़ मेंशन थी कि आपको नसबंदी के सर्टिफिकेट की डिमांड करनी है लोगों से। अगर मैं आपको स्केल की बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश में बिफोर दिस प्रोग्राम वेंट ऑन यूजुअली 200-250 ऑपरेशंस होते थे वसेक्टमी के या नसबंदी के। फिर इस प्रोग्राम के बाद चलते चलते वो पहुंचे 1500। एट द पीक ऑफ दिस प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में क्लोज टू 5600 ऑपरेशंस एवरी डे कंडक्ट कर रहे थे। तो आप बाकी स्टेट्स का सोचिए कि क्या होगा। अब यहाँ एक पॉइंट और मैं रखना चाहूँगा, जो अगर आप रिसर्च करते हैं या आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या कोई भी ऐसी पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को या एक स्पेसिफिक तबके को टारगेट किया गया। यूजुअली इफ़ आई मे से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया सबसे ज़्यादा नसबंदी के लिए। लेकिन बात यहाँ पर रिलीजन या किसी सेक्शन की नहीं है। टारगेट किया गया उन लोगों को जो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते थे। गरीबों को टारगेट किया गया, जिनके पास ना रिसोर्सेज थे, ना समझ थी, ना पैसा था कि वो जाकर सरकार पर केस कर सके। और अगर कोई करना भी चाहे तो इमरजेंसी के टाइम पे आप क्या करेंगे? आपकी सिविल लिबर्टीज तो पहले ही सस्पेंड हो चुकी है। लोग उस टाइम पर इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर बन के रह चुके थे। अब जब ये सब कुछ हो रहा था और ये होने के बाद सरकार, दूसरी सरकार आई, तो उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, शाह कमीशन। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डेटा मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, या मैं ये कहूँ सरप्राइजिंग है कि ये ऐसा भी हो सकता है। जून 75 से मार्च 77 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 21 महीने के अंदर 1.07 करोड़ लोगों को स्टरलाइज किया गया और ऑलमोस्ट 1800 लोगों ने अपनी जान गंवाई ड्यू टू बॉच्ड अप सर्जरीज या कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई आफ्टर द सर्जरी। लेकिन इन सब नंबर्स से परे यहाँ एक और बात, ज़बरदस्ती की। एक इंसान से उसके बुनियादी हकों को छीन लिया गया। उससे ये हक छीन लिया गया कि वो आगे फैमिली प्लान कर सके। और क्यों? क्योंकि वो गरीब था, वो कमज़ोर था और उस पर ज़ोर आजमाया जा सकता था। और अब वो इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, बट अगेन इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के अंदर 76 के अंदर 25 लोगों को पुलिस ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्यों करी? क्योंकि वो लोग नसबंदी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अपने बुनियादी हक के लिए लड़ रहे थे और स्टेट का जवाब था उस टाइम की गवर्नमेंट का, जो सेंटर चला रही थी, कि इनको मार दो। दे वर किल्ड बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ मास स्टरलाइजेशन। अब इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक इंटरनेशनल एंगल भी है जो इतना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है। 65 में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि इंडिया फूड ग्रेन्स यूएस से इंपोर्ट कर रहा था और यूएस डिक्टेट कर रहा था कुछ टर्म्स को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। वो फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया की नेशनल या डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर भी इंटरफेयर कर रही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के लिंडन जॉनसन ने इंडिया को फूड ग्रेन्स देने को मना कर दिया। क्यों? वो कह रहे थे अपने लोगों की स्टरलाइजेशन करो और पॉपुलेशन कंट्रोल करो। यूएस प्रेसिडेंट वाज डिक्टेटिंग टर्म्स टू इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। और सिर्फ यहाँ बात नहीं खत्म होती। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1972 से 1980 के बीच $66 मिलियन दिए कि आप स्टरलाइजेशन कीजिए। इंडियंस का शरीर एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल बन के रह गया था। अब आते हैं रीसेंट पास्ट के अंदर।
2014 और 2016 की 2 घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे ये पता लगता है कि आज भी स्टरलाइजेशन कुछ हद तक फोर्स्ड है कई एरियाज़ के अंदर, और उसका भार अब मेल्स से उठा के फीमेल्स पे या महिलाओं पर डाल दिया गया। नवंबर 2014 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्टरलाइजेशन कैंप लगा, जहां एक सर्जन ने 6 घंटे के अंदर, कीप इन माइंड 6 घंटे के अंदर 83 सर्जरीज करी स्टरलाइजेशन की। आप जानते हैं गाइडलाइंस क्या कहती हैं? एक दिन में एक कैंप के अंदर सिर्फ 30 महिलाओं की स्टरलाइजेशन की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टरलाइजेशन बहुत जल्दी हो रही थी, बॉच्ड अप तरीके से हो रही थी। 13 महिलाओं ने अपना जीवन गंवा दिया। 2016 के अंदर किसी केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मास स्टरलाइजेशन या फोर्स स्टरलाइजेशन एक ऑफेंस है। अब ये सोचिए, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि ये सर्जरीज बंद करो। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट टू रिप्रोड्यूस इज प्रोटेक्टेड, बट सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम आउट एंड गिव अ रूलिंग। एक और इंसिडेंट, जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश। ध्रुव कुमार, एक 40 साल का इंसान जो गूंगा और बहरा था, 100% डिसेबल्ड आप कह सकते हैं उसे। उस इंसान को आशा वर्कर, एक आशा प्रोग्राम है, उस वर्कर ने कोविड की जो वैक्सीन है उसको लगाने के बहाने उसे हॉस्पिटल ले गई और उसे बिना बताए उसकी नसबंदी कर दी। जब रीज़न पूछा गया तो उसने बोला कि मुझे टारगेट दिए गए थे, मुझे वो पूरे करने थे। ये 77 की बात नहीं है, ये जुलाई 2021 की बात है, वेरी रीसेंट, जस्ट अबाउट 5 years ago। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ? 77 में इलेक्शंस फिर से हुए जब इमरजेंसी हटाई गई, और कांग्रेस का वोट शेयर ऑलमोस्ट 10% गिरा। इंदिरा गांधी वॉज आउस्टेड फ्रॉम द पावर एंड अ जनता पार्टी केम इनटू द पावर एंड दे गवर्नड इट फॉर नेक्स्ट 3 years। ऐसे मैंने बताया आपको कि उन्होंने शाह कमीशन का गठन किया, शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब आते हैं एंड में, और मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में सोच के बताइएगा कि क्या इसका कोई जवाब है। पहला, शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी राउंड अबाउट लेट 70s अर्ली 80s के अंदर, वो रिपोर्ट पब्लिश हो गई, सब लोगों के पास अवेलेबल थी। तब से लेकर आज तक एक भी कन्विक्शन उसके लिए नहीं हुई, एक इंसान को दोषी नहीं ठहराया गया, एक इंसान जेल नहीं गया। 1.07 करोड़ स्टरलाइजेशन के लिए किसी भी एक इंसान को दोषी करार नहीं दिया गया। क्यों? दूसरा, जो प्रोसेस इमरजेंसी में पुरुषों पर शुरू हुआ था वो आज क्या महिलाओं के ऊपर आ गया है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? जितने भी डेटा पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बोले हैं वो सोर्सेस के साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।